हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस टेस्ट सीरीज के नए सेशन में। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और आज के सेशन में लोग बात करेंगे दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, उसमें हम लोग बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ बता दें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है साथियों। इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें बता दें हम आपको कि सिर्फ हम आपको यहाँ के स्टैटिक प्रश्न डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर के प्रश्न होंगे उनके लिए अलग से वीडियो बना दी गई है, करंट अफेयर बिहार स्पेशल और बाकी अन्य क्लास, जो आपको इस क्लास के अंत में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। रही बात पीडीएफ की साथी, तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और आप अपने सुझाव कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। 1 बाय 1 करके देखेंगे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमसे पूछा है क्या कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन पढ़िएगा कि जब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तब तक आप इसको देख कर अपना टिक कीजिएगा, ठीक है, आंसर को। फिर मैं सही आंसर बताऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन है कि धारवाड़ चट्टानें जो है बिहार का दक्षिण पूर्वी भाग है, ठीक। तो ये बात बिल्कुल सही है। विंध्यन जो चट्टानें हैं बिहार का दक्षिण पश्चिमी भाग है, विंध्यन वाले, ठीक है, ये भी सही है। टर्शियरी चट्टानों के बारे में बता रहा है कि बिहार का सबसे दक्षिणी भाग है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये जो है टर्शियरी चट्टानें जो है आपका बिहार के हिमालय तराई क्षेत्रों में पाए दक्षिणी भाग में नहीं पाया जाता है। उसके बाद से बाकी जो दो ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो हमें जो गलत एक ऑप्शन चाहिए था वो ऑप्शन आपका कौन सा मिल गया, सी मिल गया। तो बिहार के अगर आप मैप की बात करेंगे तो अगर आप बिहार को आप देखें तो जब बिहार को अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा इसे समझिए इस बस हल्का था। तो इसके रीजन को अगर हम बात करें तो टर्शियरी आपका है, ये वाला रीजन जो है आपका, ठीक है, इधर आपका टर्शियरी है ना, और क्वार्टनरी आपका बीच में पड़ेगा। विंध्यन वाले रीजन की अगर बात करें तो बिहार का जो रोहतास वाला रीजन है, ठीक है, इस साइड वाला जो थोड़ा सा रीजन है ये आपका पड़ेगा कौन सा, विंध्यन क्रम की चट्टानें। और बात करेंगे धारवाड़ की तो जो ये वाला रीजन आपका रहेगा, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, गया वाला और नवादा से इधर भागलपुर साइड ये वाला पूरा रीजन नीचे का आपका क्या पड़ेगा, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ेगा, ठीक। तो क्लियर है। तो इसमें पूछा कि सुमेलित नहीं है तो आपका टर्शियरी वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दो अन्य सही ऑप्शन है, धारवाड़ चट्टानें बिहार का दक्षिण पूर्व भाग, विंध्यन चट्टानें जो है दक्षिण पश्चिम भाग, ये दोनों आपको ऑप्शन आने चाहिए, तैयार आने चाहिए, सारे किससे रिलेटेड है ना, चट्टान से रिलेटेड। बात करेंगे अगर अगले क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिहार के दर्रों के संबंध में दिया हुआ है स्टेटमेंट निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें सही पूछा हुआ, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ते टाइम ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न जो है नहीं पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। आते हुए भी जब आंसर लगाने से पहले एक बार जरूर इस चीज़ को चेक कीजिएगा। कई बार हड़बड़ी में लगाते समय ऑप्शन आपका 1-2 गलत हो जाता है, तो यहाँ से आते हुए क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सोमेश्वर दर्रा जो है तुरीपानी नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है। कह रहा है सोमेश्वर दर्रा जो है किसके द्वारा निर्मित है, तुरीपानी नदी द्वारा निर्मित है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। दूसरा कह रहा है भिकना थोरी दर्रा हराहा नदी द्वारा निर्मित है, ये गलत है। मारवाद दर्रा कोडी नदी द्वारा निर्मित है, ये भी गलत है। गलत दोनों क्यों हैं, बाकी दो ऑप्शन आप देख रहे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक क्या कोई नहीं। तो मैं बताता हूँ गलत क्यों है। तो देखिएगा, पहला जो है बिहार के जो कुछ प्रमुख दर्रे हैं, सोमेश्वर दर्रा जो आपका है वो तुरी पानी नदी द्वारा निर्मित है, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये आपका सही हो गया। बाकी बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, तो भिकना थोरी जो दर्रा है आपका, भिकना थोरी, ये जो है कोडी नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है। किस नदी द्वारा, कोडी नदी द्वारा निर्मित है। और मारवाद दर्रा की अगर आप बात करेंगे, मारवाद दर्रा, तो ये हराहा नदी द्वारा, ठीक है, हराहा नदी द्वारा क्या है, मारवाद दर्रा आपका हराहा नदी द्वारा निर्मित है। यानी बेसिकली अगर आप यहाँ देखें तो दोनों ऑप्शन आपस में एक्सचेंज है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। बाकी ये आपका राइट आंसर। तो तीनों जो दर्रे हैं ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 बिहार के किस संभाग में जिलों की संख्या जो है सबसे कम है, ठीक। तो बिहार के किस संभाग में सबसे जो जिले हैं वो कम है। ऑप्शन आपका सारण, भागलपुर, दरभंगा, फिर वही उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। पहले हम आपको बता दें, ये आपका राइट आंसर हो गया। बताया कि बिहार में जो संभाग है वो टोटल कितने संभाग हैं बिहार में, तो देखेंगे टोटल 9 संभाग हैं। कितने, 9 संभाग हैं। और उन संभाग में अलग अलग जिले आते हैं, तो उन 9 संभाग में आप देखेंगे टोटल आपके सारे जिले इसमें आ जाएंगे। इसमें सबसे छोटा जो संभाग है आपका भागलपुर है। भागलपुर में कौन कौन से जिले हैं, तो 2 ही जिला आता है, एक भागलपुर, ठीक है, और एक बांका, ठीक है, भागलपुर और प्लस बांका, तो 2 जिले इसमें आते हैं। इस ऑप्शन के हिसाब से जो है आपका सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया है, भागलपुर, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सारण की,
तो सारण में आप देखेंगे कम से कम 3 जिले इसमें हैं। सारण में कौन कौन सा है? गोपालगंज, सारण और सिवान है। और दरभंगा की अगर हम बात करेंगे साथियों तो दरभंगा में भी आपका 3 है, दरभंगा, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी और उसके साथ साथ समस्तीपुर, ठीक है, 3 जिले इसमें हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आप टेस्ट सीरीज का लगाए तो उसमें ज़रूरी ये है, ठीक है, क्या कि आप सिर्फ उसका आंसर ना जाने, आंसर के साथ साथ जो उसमें ऑप्शन है उस पॉइंट्स को भी देखते चले, उस पॉइंट्स से संबंधित जो पॉइंट्स है ना, उसको भी आपको तैयार रखते चलना है। प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1928 में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहरूल उल हक या फिफ्थ में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, बिहार में जो है 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो पूरे उसमें देश में इसका बहिष्कार हुआ। साथ साथ बिहार से जो बहिष्कार हुआ उसका नेतृत्व आपका देखेंगे किसने? अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। ठीक है, इन्होंने यहाँ से बिहार से इसका नेतृत्व किया था। ठीक, इसमें आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चौरस सामान्यतः बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, विभक्त में से एक से अधिक या विभक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा चौरस के बारे में, तो ये चौरस जो है आपका मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? ये जो चौरस है आपका किस किस जिले में पाया जाएगा? तो आप देखेंगे समस्तीपुर है ना, बेगूसराय, सहरसा, इन तीनों जिलों में है आपका क्या पाएगा? ये पाया जाएगा। और साथ साथ कटिहार में भी ये पाया जाता है। ये चौरस है क्या? तो जो चौरस जो है ये नदियों द्वारा जो गोपुर चाँप बनता है, गोपुर चाँप, ठीक है, उसके जो झील हैं वो उसकी धाराएं हैं, तो वही सब मिलकर क्या बनाती हैं? चौरस बनाती हैं। तो ध्यान रखेंगे चौरस में आपके किस किस जिले में है, तो ये तीनों के तीनों जिला आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला 3 तरफ से मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला एवं ब्रह्मयोनि नामक छोटी जो है चट्टानी पहाड़ियों से तथा एक तरफ फल्गु नदी से घिरा हुआ है? तो देखिए पूरा जो है किसी एक जिले का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर बता दिया कि किस किस तरीके से घिरा हुआ है। ऑप्शन आपके पास नवादा, रोहतास, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 6, आप समझ गए हो कि इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गया। बात हो रही है यहाँ पे गया की। तो गया बिहार के एक ऐसा जिला है जो आप देखेंगे किस किस तरीके से घिरा हुआ है। मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला, ब्रह्मयोनि, इस तरह के छोटी चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके साथ साथ फल्गु नदी से एक तरफ से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये किसके बारे में सारी बातें थी आपके गया के बारे में। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी गया आपका करंट अफेयर में भी चर्चा में था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान दीजिएगा। और बता दें साथियों बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है, 70 बीपीएससी का आप करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ करंट अफेयर है ना, बजट और भी बाकी सारे जो स्पेशल क्लास हैं खासकर 70 बीपीएससी के लिए, वो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, यानी बीपीएससी से संबंधित आपको जितने करंट अफेयर की क्लासेस सारा का सारा स्पेशल क्लास मिल जाएगा। यकीन मानिए यहाँ से क्लास करने के बाद से आपके सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे बिहार स्पेशल करंट अफेयर हो, चाहे अन्य कोई करंट अफेयर हो। और बाकी पीडीएफ्स के लिए आप क्या करेंगे? टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कतकौली जो है, ठीक है, कतकौली का मैदान किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध, जगदीशपुर का युद्ध, या फिर वही से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कतकौली का जो मैदान है किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है बिहार में? तो आपका ये बक्सर के युद्ध के लिए फेमस है। ठीक है, बक्सर के युद्ध के लिए। तो बता दें आपको बक्सर का युद्ध जो है आपका है ना यहाँ पे जो लड़ा गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब है ना जफदुल्ला और अवध के नवाब शाह आलम थे, सबके बीच में मिलकर जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो वहाँ पे ये कहाँ पे है? बिहार के बक्सर में ही आपको देखने को मिलेगा ये प्रसिद्ध स्थान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इतिहास के पर्सपेक्टिव से ध्यान दीजिएगा। बाकी बात करेंगे इसमें एक दिया हुआ है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि आप देखते हैं मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह के बीच में ये लड़ा गया युद्ध है। ठीक है, तो ये जो युद्ध है आपका चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था, लगभग 1539 ईस्वी की ये बात है, 1539 ईस्वी की बात है। और यहाँ पे जो है ना इसमें शेर साहब का विजय हुआ था। तो सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं, खासकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार के किस जिले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पूर्णिया, दरभंगा, किशनगंज, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर वही कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दरभंगा।
हम बिहार की अगर बात करें तो दरभंगा जो आपका ज़िला है, इसको जो है क्या कहा गया, इसको जो है एक तरह से एक अन्य नाम भी है दरभंगी खान, ठीक है। इसकी स्थापना जो है दरभंगी खान के इसने की थी। और इसके बारे में बताएं कि एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ से आपको बंगाल का दरवाज़ा इसको कहा जाता है या प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो इसको पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, भांगी या दारीबंगा से लिया गया इसका नाम, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है। बंगाल का प्रवेश द्वार, ठीक है, कहाँ से, दरभंगा से। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन देखिए पहले, श्री कृष्ण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, फनुग्रा नारायण सिन्हा या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है खासकर बिहार के प्रोस्पेक्टिव में, तो इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो श्री कृष्ण सिन्हा ही थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। 1922 में जो आयोजित हुआ था, ठीक है, उसके तो राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर जो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास जो है 1922 में ये आयोजित होता है राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर, तो ये आयोजित होता है आपके गया में। ये वाला पॉइंट भी, गया किस जगह पे आयोजित हुआ, तो गया याद रखिएगा। और इसके साथ साथ क्या याद रखना है, कौन सा अधिवेशन था, तो ये 37वां अधिवेशन था। ये 2 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या क्या इसमें पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि INC का जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसका अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान दीजिएगा चित्तरंजन दास। 1922 में होता है, कहाँ पे, गया में होता है। और कौन सा अधिवेशन है, तो 37वां अधिवेशन आपका ये देखने को मिलेगा। और इसमें जो है एक और नाम बताया जो राजेंद्र प्रसाद थे, यहाँ पे ये कांग्रेस के सेक्रेटरी इनको चुना गया था। क्या चुना गया था, सेक्रेटरी इनको चुना गया था, ठीक है। तो इतने सारे अगर पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। गिरी जो पदीय दलदली मृदा पाई जाती है कहाँ पे, तराई क्षेत्र में, बाबर का मैदान, जलोढ़ का मैदान या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाबर का मैदान। जो गिरिपदीय दलदली क्षेत्र है आपका, ये जो है भाबर के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पे इस क्षेत्र की जो मृदा है वो आप देखेंगे चट्टान, ठीक है। चट्टान के साथ साथ कंकड़, उसमें प्रचुर मात्रा में चट्टान कंकड़ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और ये जो मृदा है ये आपकी भूरी और अम्लीय प्रकृति की होती है। क्या होती है, भूरी प्लस अम्लीय प्रकृति इस मृदा की होती है। और ये जो मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो आपको बताएं भाबर जो है ये थोड़ा सा आपको देखेंगे चावल के लिए, ठीक है। चावल के लिए क्या है, ये उपयुक्त है। क्लियर है। तो इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट जितना बन पा रहा है उतना आप सभी के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये सब सारे पॉइंट्स आपको सिर्फ यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन है, यहाँ से 2 से 3 पॉइंट आपको बन रहे हैं, वो पॉइंट भी आपको परीक्षा में प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या था, गिरिपदीय दलदली क्षेत्र आपका भाबर का मैदान। क्लियर है। आपके भी जो अन्य टॉपिक को ऐसा लग रहा हो जिस पे क्लास बनानी चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल कोशिश की जाएगी कि आपको प्रीलिम्स तक जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। तो बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा स्टेटमेंट थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में जो कह रहा है तराई मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा ये जो ऐसे आए ना, तुरंत आप पेन कॉपी अगर रहे वहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यह पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज और अररिया जिलों तक एक संकरी पट्टी में पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि यह मृदा भूरे पीले रंग की होती है। यह मृदा जो है किस रंग की बता रहा है, भूरे पीले रंग की होती है। तो ये भी बात सही है। कह रहा है कि इसकी सर्वाधिक सघनता जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। किसमें, पश्चिमी चंपारण में। यही ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो जाता है। क्यों, किसकी जो सर्वाधिक सघनता है साथियों अगर आप देखें तो कहाँ पर पाई जाती है, अररिया में। कहाँ पे, अररिया जिला में, ठीक है। अररिया जिला में जो है इसकी सर्वाधिक सघनता पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या था, हमने शुरू में बताया गलत ही बताना था, तो हमें सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझिएगा, हमसे गलत पूछा था तो उस केस में ये सी हमारा राइट आंसर हो गया। और क्यों गलत है ये भी बता दिए, पश्चिमी चंपारण ना होगा, अररिया होगा। बाकी जो 2 स्टेटमेंट चाहिए ये भी आपको इसके कंसेप्ट में ध्यान रखना है कि तराई मृदा के बारे में जो है, बिहार की तराई मृदा ये कहाँ से कहाँ तक लेके इसका एक्सपेंशन है, ठीक है, संकरी पट्टी है और किस कलर की होती है, ये सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। फिर से देखिएगा, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास सुपौल, अररिया, मधुबनी
या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका देखें नेपाल से जो बात करेंगे साझा करने वाले जो ज़िले हैं उसमें, तो पूछ रहा है कौन नहीं करता है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे सब के सब हमें लगा अररिया, सुपौल, मधुबनी, ये तीनों के तीनों जो ज़िले हैं आपके, ठीक, ये क्या करते हैं, जिससे आपके बॉर्डर शेयर करेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसमें कोई ऐसा ज़िला नहीं है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता, तीनों बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर, सॉरी ई राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम बिहार का, ठीक है, तो बिहार में अगर ये बाउंड्री देखें नेपाल साइड से, ठीक है, तो इधर से आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ये पश्चिमी, ठीक है, और इधर पूर्व, ठीक है, तो इधर जब हम आएंगे तो कौन कौन से ज़िले हैं इस क्रम में मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ नाम, ठीक है, तो नाम एक बार सुन लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम, तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बाद आपका पड़ेगा पूर्वी चंपारण, उसके बाद से पड़ेगा आपका सीतामढ़ी, ठीक है, फिर आएगा मधुबनी, ठीक, मधुबनी के बाद से आपका पड़ जाएगा सुपौल, ठीक, सुपौल के बाद से आपका क्या पड़ेगा अररिया, अररिया के बाद से किशनगंज। तो कितने हो गए आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपके कितने ज़िले जो है 7 ज़िले हैं जो आपके नेपाल से क्या करते हैं, बॉर्डर साझा करते हैं। और ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है, जब भी बिहार के आपके बात करेंगे बिहार के बारे में, ठीक है, तो इसके जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बिहार से संबंधित, जैसे इसके बॉर्डर शेयरिंग में, तो एक तरफ तो मान लीजिए नेपाल है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है, ठीक, और इस तरीके से बाकी झारखंड और जो इसे स्टेट सराउंडिंग है, ये सारे के सारे ज़िले आप क्या होने चाहिए, रट्टे होने चाहिए। बाकी इसका फिजियोग्राफी जी आपको ज्योग्राफी के क्लास ले कंप्लीट क्लास में हमने बता दिया है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बाकी आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14, कौन सी मृदा जो है गंगा नदी के पश्च जल क्षेत्र में पाई जाती है तथा बक्सर से बांका जिले तक विस्तृत है। कहाँ तक साथी, बक्सर से बांका जिले तक जो है आपका विस्तृत की बात कर रहा है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसमें जो है कह रहा है बलथर मृदा, ताल मृदा, लाल बलुई मृदा, या फिर वही उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताल मृदा, ठीक है। ताल मृदा जो है आपका देखेंगे ये गंगा नदी के पश्च जल क्षेत्र में पाई जाती है, किस में, पश्च जल क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो है आपका यहाँ से इसका विस्तार जो है बक्सर से लेकर कहाँ तक, बांका जिले तक क्या है, विस्तृत है। तो ये पॉइंट याद ध्यान रखिए। और इसमें जो फसल होती है वो फसल क्या है, इसमें ये ज़्यादातर जलमग्न रहता है, तो कुछ से कारण खरीफ फसल के लिए उत्पाद नहीं हो पाता है, लेकिन रबी की कुछ फसलें इसमें हो जाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर वगैरह इसमें उसके लिए, ठीक है, मसूर की दाल के लिए इसके लिए उपयुक्त है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या था साथियों, ऑप्शन बी, सॉरी हाँ बी था, ताल मृदा। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 15, बूढ़ी गंडक नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, फिर से कह रहा सत्य नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखिएगा 15, इसका उद्गम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से होता है। बूढ़ी गंडक के बारे में अगर बात करें तो ये कह रहा है कि इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है, बिहार के पूर्वी चंपारण से। तो पहला ये ऑप्शन देखेंगे आपके यहाँ पर गलत है, पूर्वी चंपारण नहीं, जहाँ से इसका उद्गम स्थल माना गया है वो पश्चिमी चंपारण है। क्या है, पश्चिमी चंपारण है। बाकी अन्य पॉइंट देखेंगे, इसका उद्गम स्थल चौतरवा चौर है, तो ये भी सही है। ऊपरी भाग में इसे सिकराना के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट भी आपका सही है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि गलत, तो गलत हमने बता दिया कौन सा है आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन में गलत है, क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो ये पूर्वी चंपारण नौ देखे यहाँ पे क्या होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण होना चाहिए। तो बूढ़ी गंडक के बारे में 2-3 पॉइंट फिर से एक बार रिवाइज कीजिए कि बूढ़ी गंडक जो है आपकी, ये जो है बूढ़ी गंडक नदी आपकी पश्चिमी चंपारण जिले से निकलती है, उद्गम स्थल इसका चौतरवा चौर है, और इसके ऊपरी भाग में जो है इसे सिकराना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सिकराना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो आप देखेंगे ये गंगा नदी की जो है एक सहायक नदी है, जो उत्तर बिहार के से आके गंगा में मिलती है। तो क्लियर है इतने सारा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। रिहंद और उत्तरी कोयल, रिहंद और उत्तरी कोयल बिहार में किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो किसकी हैं, तो गंगा, सोन, कोसी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी है ये जो रिहंद और उत्तरी कोयल जो बिहार में है, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो आप देखेंगे किसकी है, सोन नदी की। बात करेंगे सोन नदी की, तो सोन नदी आपका अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी जो है एमपी मध्य प्रदेश से ये निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, और ये बिहार में पटना के समीप जो है, कहाँ पे, पटना के समीप आके गंगा में
मिलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तो कौन कौन सी हैं, रिहंद है और उत्तरी कोयल, ये 2 क्या है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इसके साथ साथ बताएं कि ये जो नदी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आके मिलेगी, आपकी गंगा में आके मिलेगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आई रूप से आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ध्यान दीजिएगा। फाल्गु कह रहा है, जो फल्गु है नीलाजन एवं मोहना के संगम से बनती है, ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है क्यूल, क्यूल कह रहा है गंगा की सहायक नदी नहीं है, क्या कह रहा है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, बी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूल जो है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये बात इसमें हमको गलत बताना था, हो गया। महानंदा की बात करें तो सिक्किम से निकलती है, महानंदा क्या है, सिक्किम से निकलती है, और ये बात भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक की सब दोनों ऑप्शन क्या, कोई मतलब नहीं। हमें बताना क्या था, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी जो है सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं इससे सुमेलित है साथियों, तो ध्यान दीजिए, क्यूल जो है वो गंगा की सहायक नदी है, इसमें गलत दिया है, ठीक है। बाकी जो तो सही है उसके ऑप्शन को तैयार कर लीजिए। फल्गु लीला जन एवं मोहना के संगम से बनती है, बात बिल्कुल सही है। महानंदा आपके सिक्किम से निकलती है और आपके बिहार में जो है, बिहार में पूर्णिया, ठीक है, बिहार में पूर्णिया के उत्तर पूर्वी भाग से ये क्या करती है, होते हुए फिर से पश्चिम बंगाल की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक। महानंदा की अगर बात करें तो महानंदा में अगर एक दो इसकी सहायक नदी है तो हम आपको बता दें, तो इसकी सहायक नदी जो है बालासोन और रतवा, ठीक है, बालासोन और रतवा। क्या है कि बिहार में अब जो एग्जाम्स हैं उसमें डायरेक्ट जो सारी नदियों का तो अब तक तो पूछ चुका है, अब जो नदियों की जो ट्रिब्यूटरी उसकी भी सहायक नदियाँ थोड़ा सा पूछने लगा है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है कि वह कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं, ठीक, तो महानंदा, कर्मनाशा, अजय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथी इस प्रश्न का ऑप्शन बी कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाशा नदी आप देखेंगे, ठीक है। इसका उद्गम स्थल मैं आपको बताऊं, ये रोहतास, ठीक है, रोहतास जो है, रोहतास पठार के साथ ये बिहार के कैमूर जिले से इसकी उद्गम स्थल है, कर्मनाशा नदी की यहाँ से है। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है, यूपी और बिहार पे सीमा बनाते हुए चौसा के निकट जो है कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ये भी नदी कहाँ मिलेगी, आके गंगा में आपकी मिल जाएगी, ठीक है। प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो चंद्रप्रभा, दुर्गावती इसमें प्रमुख इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कौन कर्मनाशा नदी है, और इसके हमने बता दिया उद्गम स्थल आपको बता दिया, इसकी सहायक नदियाँ बता दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करते चलना है साथ में। एक बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए यूपीएससी के लिए एक क्लास, बहुत ही स्पेशल क्लास आने वाली है। स्पेशल क्लास क्या है ना, उस क्लास में हम आपको पूरे पीवाईक्यू का जो है शॉर्ट नोट्स, पूरे पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहेगा और चीज़ के लिए कमेंट करके बताइएगा कि साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी, और वो क्लास आपके लिए बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। करकट जलप्रपात की बात करेंगे, बिहार के किस जिले में स्थित है साथियों, तो आप देखेंगे कैमूर, रोहतास, बक्सर या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो करकट जलप्रपात जो बिहार के आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कैमूर। ये कैमूर के पहाड़ियों के पास स्थित है कौन सा, करकट जलप्रपात, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है अब बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी गई हैं, जैसे मतलब टूरिज्म को लेकर तैराकी, ठीक है, नौकायान, इस छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट करके टूरिज्म को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया है। और इसी के पास में जो आपका क्या स्थित है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या स्थित है, कैमूर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलप्रपात का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की जो है सबसे बड़ी गोखुर झील है। ऑप्शन है आपके पास, देखिएगा, मुचलिंदा झील, सागर पोखर, कांवर झील, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी कांवर झील। इसके बारे में बता दें साथियों कि ये जो है कांवर झील बहुत ही महत्वपूर्ण झील है बिहार की, और ये बिहार के कहाँ पे स्थित है, तो आप देखेंगे बेगूसराय में। कहाँ पे, बेगूसराय में बिहार के ये स्थित है, बेगूसराय में स्थित है। और यहाँ पे जो है बिहार जिले बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये पहला जो बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है, क्या है, रामसर साइट है बिहार का। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और एक और इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि ये जो कांवर झील है आपका, जो बताते जा रहा है सुनते चलिएगा, कि एशिया की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की गोखुर झील है। कहाँ की, एशिया की। तो आप बात करेंगे एशिया की सबसे स्वच्छ गोखुर झील आपको देखने को मिलेगी, कौन सी है, कांवर झील। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके सारे पॉइंट्स आपको एक बार क्लियर हो जाने चाहिए। तो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील क्या है, कांवर झील।
और ये आपका कहाँ पर, बेगूसराय में है, बिहार की पहली रामसर साइट है। सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है आर्द्र पर्णपाती वन बिहार जो है, बिहार के जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमालय तराई पट्टी, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इस तरह के जब भी प्रश्न आए उस वन उनको लेके, तो ऑलमोस्ट जो होता है वो क्या होता है, कई क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो आपके देखेंगे किशनगंज, ठीक है, कहाँ पे, किशनगंज। उसके साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कौन सा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और उसके साथ साथ हिमालय के तराई क्षेत्र में, हिमालय के तराई क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ सोमेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं तो उसमें जो है वहाँ भी पाई जाती है। यानी 1, 2, तीनों के दिनों आपका ऑप्शन के रिगार्डिंग सही है। तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा चूज करेंगे, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं जो इस तरह के आर्द्र पर्णपाती वन है, वहाँ की अगर बारिश की बात करें तो वार्षिक जो वर्षा होती है लगभग 120 mm के 80 mm के आसपास बारिश होती है। और यहाँ पे जो आपके पाए जाते हैं वो क्या क्या है, अशोक के पेड़ है, आम, जामुन, करंज, ठीक है, 30 तरह के जो पौधे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप सो क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, तीनों के तीनों क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 करें निम्नलिखित में से बिहार के किस जो कृषि जलवायु क्षेत्र में झीलों की संख्या सबसे कम है? ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है कृषि जलवायु क्षेत्र फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि जलवायु क्षेत्र जो सेकंड है। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र जो आपका सेकंड है, इसमें जो शामिल जिले हैं, कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। कितने, 8 जिले हैं। कितने, 8 जिले हैं। और उसके साथ साथ जो है बाकी अन्य में, जैसे पहले वाले में अगर आप बात करें तो पहले में आपके 13 जिले हैं। कितने, 13 जिले हैं पहले वाले क्षेत्र में। और कृषि जलवायु क्षेत्र 3 में आप देखेंगे तो 3 का जो है इसमें पूरे 17 जिले हैं। कितने, 17, इसमें 3 का ए और 3 का बी भी है। ठीक है, तो इसमें 17 जिले हैं। तो इस तरीके से सबसे छोटा हमें बात किया है, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, आपका कृषि जलवायु क्षेत्र आपका सेकंड जो है जलवायु क्षेत्र आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि करैल, ठीक है, करैल केवल मृदा के बारे में, ठीक है, करैल केवल मृदा कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यह उत्तरी बिहार में पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उत्तरी बिहार में पाई जाती है। इसमें जो है भारी मृदा नहीं होती, यह उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ बाढ़ का जल कभी नहीं पहुँचता। तो करैल के बारे में अगर बात करें तो कह रहा है कि क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ जो बाढ़ का जल है कभी नहीं पहुँचता। तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर है? ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया कि ये सही है। अब बाकी जो 2 गलत है वो क्यों गलत है? तो जो उत्तरी बिहार कह रहा है, ठीक है, उत्तरी बिहार ना होकर ये आपका जो है किधर है, आपका साउथ बिहार में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि औरंगाबाद, ठीक है, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, तो जो बिहार का निचला एरिया है, ठीक है, इस साइड में आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद से भारी मृदा नहीं होती, ये भी स्टेटमेंट इसका गलत है। बाकी हमें बताना क्या था कि सही इसके बारे में कौन सा कथन, करैल मृदा के बारे में सत्य कथन बताना था, तो सत्य आपका सी वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़, एक छोटा स्ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कई बार जो ऑप्शन दिए रहते हैं उन ऑप्शन में अगर आपको कोई बिल्कुल नहीं आ रहा है, गेस वर्क लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि जो उसमें सबसे बड़ा हो। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ हर बार के लिए नहीं, तो छोटा सा ट्रिक है, लगा के देखिएगा कि जो ऑप्शन में सबसे बड़ा रहता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ऑप्शन बनाते टाइम जो छोटा छोटा उसको तो रख लिया गया, लेकिन इतना बड़ा ऑप्शन नहीं डाला जाता जब तक कि वो सही ना हो। तो ये मोस्ट ऑफ द केस में सही होता है। अगर आप केस वर्क लेना चाहे तो इसी को ट्राई कीजिएगा। आई होप सो कि इससे आपको 2-4 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हर क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से 7 छात्र मारे गए। ठीक है, वहाँ जो जिला मजिस्ट्रेट था वो कौन था? जिला मजिस्ट्रेट का नाम पूछा है जिसने गोली चलाने का क्या दिया था, आदेश दिया था। तो ऑप्शन हमारे पास WG आर्चर, लेग ग्रैंड और MG हैलेट, या एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो राइट आंसर है साथियों, ये जो मजिस्ट्रेट था उस टाइम वो था WG आर्चर। ध्यान दीजिएगा कि 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त जो है आपका 1942, कब? 1942 में। ठीक है, 11 अगस्त का देते हैं। डेट भी आप याद रखिएगा क्योंकि डेट आपसे पूछेगा, डेट जो है आपसे पूछेगा। 11 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उसी दौरान जो पटना सचिवालय की इमारत पे झंडा फहराते समय 7 छात्रों की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उस टाइम जो मजिस्ट्रेट थे कौन थे, WG आर्चर। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बरेला जो झील है सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है वैशाली, बेगूसराय, मुंगेर या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, 25 का राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। जो बरेल झील जो सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ स्थित है, वैशाली में स्थित है। यहाँ पे लगभग जो है स्थानीय पक्षियों के साथ साथ कुछ प्रवासी पक्षी भी आते हैं, तो ये उससे इससे ये इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न क्या 26। प्रश्न क्या 26 कह रहा है कि धुआं कुंड स्थित है। ठीक है, प्रश्न क्या 26 धुआं कुंड कहाँ स्थित है, तो कैमूर, सासाराम, भोजपुर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आप सभी का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सासाराम। ठीक है, सासाराम में जो धुआं कुंड स्थित है और यहाँ पे इसके साथ जो है ना धुआं कुंड और इसके साथ साथ एक और कुंड याद रखिएगा, मांझा कुंड। कौन सा, मांझा कुंड याद रखिएगा। ठीक है, धुआं कुंड, मांझा कुंड ये सब आपके कहाँ स्थित है, तो ये आपके स्थित है सासाराम में। ठीक है, और ये जलप्रपात है और यहाँ से जो है कुछ चीज़ें बनाई, जैसे पन बिजली वगैरह बनाई जाती है, तो लगभग 50 से 100 मेगावाट तक की यहाँ पे जो बिजली उत्पन्न की जाती है। और यहाँ पर जो है फिर जलप्रपात के किनारे एक मेला भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये फेमस है, तो ये ध्यान रखिएगा। धुआं कुंड हमने आपको बता दिया। ठीक है, धुआं कुंड सासाराम। ठीक है, और माझा कुंड। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27 स्वराज पार्टी की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, स्वराज पार्टी कह रहा है और उसके बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, श्री नारायण प्रसाद या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 ऑप्शन सी, श्री नारायण प्रसाद। ठीक है, स्वराज पार्टी की जो बिहार शाखा थी साथियों, तो उसका जो प्रथम अध्यक्ष बात करें तो ठीक है, और उसके साथ साथ जो अन्य पॉइंट इसमें बता दें, परीक्षा स्वराज पार्टी की जो गठन होती है वो कब होता है, तो आप देखिएगा फरवरी लगभग 1923 में, फरवरी 1923 में इसका गठन होता है। किसका, स्वराज पार्टी का बिहार में। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की है तो श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। उसके साथ साथ ये अब्दुल बारी जो है ये क्या बनते हैं, ये सचिव बनते हैं। क्या बनते हैं, सचिव बनते हैं। तो कई बार इस तरह का प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं कि अध्यक्ष पूछ लिया जाता है तो उसके साथ साथ सचिव सेक्रेटरी कौन रहा है, ये पॉइंट भी ठीक है ये पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। स्वराज पार्टी बताया हमने, श्री नारायण प्रसाद, और स्थापना इसका हमने आपको बता दिया 1923 बता दिया, और उसके साथ साथ अब्दुल बारी भी उसके सचिव थे। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न क्या 28 त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोसी नदी है ना, उसके बाद से बेंटा नदी, गंडक नदी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है। प्रश्न क्या 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी, गंडक नदी। ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है आपका किस पे हुआ है, गंडक नदी पर किया गया है। और यहाँ से बात करिए ये पश्चिमी चंपारण, कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, यहाँ से जो है लाखों हेक्टेयर भूमि को क्या है, सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्रिवेणी नहर आपका, त्रिवेणी नहर, गंडक और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर पटना का कमिश्नर कौन था। ठीक है, तो 1857 जब विद्रोह प्रारंभ होता है तो पटना का कमिश्नर कौन था। ऑप्शन देखिएगा, मेजर आयर, विलियम टेलर, लेक ग्रैंड या उपयुक्त में से वही एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों प्रश्न संख्या 29, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम टेलर। ठीक है, विलियम टेलर जो है कहाँ का, पटना डिवीज़न का कमिश्नर था। और ये जो पटना में होता है 3 जुलाई, ठीक है 1857। ठीक है, 3 जुलाई याद रखिए, 3 जुलाई 1857 को जो है पीर अली के द्वारा, ये नाम भी याद रखिएगा, पीर अली। ठीक है, कौन, पीर अली। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पटना से जब विद्रोह हुआ था तो पीर अली जो है पटना से यहाँ पे थे, इनका नाम आता है पीर अली। तो 3 जुलाई को जो है ये 1857 विद्रोह में ये लोग वहाँ से भाग लेते हैं। और यहाँ पे कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 30 बलसुंदरी मृदा एक प्रकार है। तो बलसुंदरी मृदा की अगर बात की जाए तो ये खादर मृदा है या बांगर, बलतर या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों है ना, प्रश्न क्या 30 अब बलसुंदरी मृदा किसका प्रकार है, तो आप देखिएगा ये बांगर मृदा का प्रकार है। किसका, 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें 2 पॉइंट और बताएं तो देखिएगा ये जो है ये मिट्टी जो आपके अब पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया से लेकर आप देखेंगे है ना, पूर्णिया के दक्षिण भाग से लेकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान और सारण, चंपारण तक इसका क्या है, एक्सटेंशन है। 3 सारे जिलों में क्या है, इसका एक्सटेंशन है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें जो चूना मात्रा होती है, चूने की मात्रा, ठीक है, वो इसकी अधिकता पाई जाती है।
तो ये सारा पॉइंट्स भी आप ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले प्रश्न को आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों देखेंगे प्रश्न संख्या 31। कह रहा है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत के लगभग 95% पायराइट भंडार जो है बिहार में है। ठीक है, पायराइट भंडार क्या है, अब बिहार में है। उसके साथ कह रहा है बॉक्साइट के भंडार मुंगेर और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं। गया में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। गया में क्या पाए जाते हैं, यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा से सही है। ठीक है, कौन सा सही है, तो आप देखेंगे इस जो स्टेटमेंट दिया हुआ है खनिज उत्पादन के संबंध में बिहार के, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। बात करेंगे अगर ऑप्शन की तरफ हम बढ़े तो सिर्फ गया 1, 2, 3, तो इसमें कोई नहीं होगा। 1 से अधिक यानी आपका जो है 1 से अधिक, डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या होगा, डी होगा। और तीनों जो इंपॉर्टेंट यहाँ स्टेटमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों आपके अलग अलग प्रश्न भी बन चुके हैं और बनते भी हैं। जैसे सिंपल सा पूछ लेगा प्रश्न जो है आपसे कि यूरेनियम के भंडार बिहार में पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका गया जिला। ठीक, बॉक्साइट के भंडार जो बिहार में किस जिले में पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे रोहतास और मुंगेर जिले में इसके जो है भंडार बहुतायत में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे भारत के लगभग 95%, ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के लगभग 95% जो ठीक है पायराइट का भंडार है वो आपका कहाँ पे है, बिहार में ही है। कहाँ पे, बिहार में ही है। तो तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है 32। ठीक है, बिहार के किन जिलों में मोनाजाइट भंडार पाए जा सकते हैं, एक संभावना है मोनाजाइट की। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, गया या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर वही कोई नहीं। तो जो आप देखेंगे मोनाजाइट के भंडार पाए जा सकते हैं बिहार में। ठीक है, तो कहाँ पर पाए जा सकते हैं, तो इसके भी जो संभावना है तो आप देखेंगे गया और मुंगेर दोनों ज़िले में। कहाँ पर, गया और मुंगेर दोनों ज़िले में। जैसे जो बिहार का आप देखेंगे, बिहार का जो निचला हिस्सा है इसी वाले हिस्से में जो है ये सब पाने की संभावना है। तो इसी सटे आपको कौन सा, मुंगेर जिला भी पड़ेगा, गया भी पड़ेगा। पश्चिमी चंपारण तो काट दीजिए, आपका उत्तर साइड का पड़ेगा तो इसको हटा दीजिए। लेकिन ये नीचे वाले ज़िले में आपको मिलने की संभावना है, तो दोनों जिला होगा, यहाँ पाने की संभावना होगी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 से अधिक। ठीक है, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 1 से अधिक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है 33 नंबर। कौन सा जो है संस्थान जो है प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान जारी करने हेतु उत्तरदायी, मतलब जो प्रति व्यक्ति आय है शुद्ध सकल राज्य घरेलू, उसको जारी कौन करता है। तो ऑप्शन दिया है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नीति आयोग, या इनमें से एक से अधिक कह लीजिए या फिर कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा साथियों प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका जो है सेंट्रल स्टैटिकल, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक है ना, ये ऑफिस जो है आपका जारी करता है। तो CSO जो है आपका इसको नियमित रूप से प्रति व्यक्ति जो शुद्ध राज्य सकल घरेलू है वो उत्पाद के बारे में क्या करता है, जानकारी आपको पब्लिश करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, सीधे सीधे फैक्ट है 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, सब में आपको डेट ही यहाँ पे एक तरीके से बताना है। ठीक है, डेट ही बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 33, 34। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को जो है आप देखेंगे नमक सत्याग्रह शुरू होता है। और 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने क्या शुरू किया था, अपना प्रसिद्ध दांडी यात्रा। ठीक है, जो दांडी यात्रा है गांधी जी की वो 12 मार्च 1930 को ही शुरू होती है। और उसी टाइम जो है आप देखेंगे 12 मार्च 1930 को पटना में क्या होता है, नमक सत्याग्रह शुरू होता है। ठीक है, पटना में जो नमक सत्याग्रह है, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये स्टार्टिंग की डेट है, इस पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसको ध्यान दीजिएगा। 12 मार्च जो 1930 से साथियों फिर से एक बार करेक्ट कर देता हूँ, ये आपका दांडी मार्च का है। ठीक है, किसका है, दांडी मार्च यात्रा शुरू होने का है। और जब पटना में जो ये स्टार्ट होता है ये आपका 16 अप्रैल को स्टार्ट होता है। कब ये स्टार्ट होता है, 16 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका साथियों, 16 अप्रैल। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पटना का यहाँ पे पूछा था, ये जो आपका था किसका है, ये दांडी मार्च का है। किसका है, दांडी मार्च का है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 अप्रैल 1930 को जो है पटना में ये स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है किस राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा पाने के लिए मापदंड जो है या मानदंड आप है, तो वो नहीं है। उनके पास पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने चाहिए। ठीक है, उनके पास क्या होना चाहिए, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र, तो बात सही है। उनका जनसंख्या घनत्व उच्च होना चाहिए।
तो ये विशेष राज्य पाने के लिए ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ऐसा कोई मापदंड नहीं है जनसंख्या घनत्व होना या हाई होना, ठीक है। तो ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है, और दो अन्य जो इसके सही आंसर है मतलब ऑप्शन है वो आपको पता होने चाहिए। तो देखिएगा इसमें एक है अन्य आर्थिक रूप से और संरचनात्मक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, तो ये भी इसका एक मापदंड है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो रेल कारखाना जो है मधेपुरा, जूट उद्योग कटिहार, सिगरेट कारखाना मोकामा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सिगरेट कारखाना जो है आपका मोकामा में, सिगरेट कारखाना जो है आपका कहाँ पे, मोकामा में नहीं स्थित है। ये जो फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है, मुंगेर में। कहाँ पर है, तो मुंगेर में स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 3 ऑप्शन आपके इसमें सही हैं, ठीक है। हमसे पूछा है गलत, तो जो सही है वो भी हमको याद रखना है, जो सही है वो भी हमको याद रखना है, ठीक। तो उसमें पहला रेल इंजन कारखाना कहाँ है, मधेपुरा में। जूट उद्योग आपका कटिहार में है, ये भी सही है। और गलत इसमें जो है आप देख रहे हैं सिगरेट कारखाना, तो ये मोकामा नौ के कहाँ होगा, मुंगेर में। कहाँ पे, मुंगेर में। मुंगेर में आपका सिगरेट के साथ साथ गन्ना फैक्ट्री भी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, माचिस उद्योग, ठीक है। बिहार में माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो जिला है आप देखेंगे कौन सा, कटिहार और पूर्णिया। माचिस के लिए क्या, माचिस के लिए आप ध्यान रखिएगा कटिहार, और प्लस पूर्णिया जिला किसके लिए, माचिस के लिए प्रसिद्ध है। और उसके साथ साथ जो मोकामा किस लिए फेमस है, तो मोकामा का भी बता देते हैं। मोकामा में आपका भारत वैगन जो इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, भारत वैगन का, ठीक है। भारत वैगन जो कंपनी लिमिटेड है वो आपका कहाँ पे, मोकामा में है। तो आई होप सो इस एक प्रश्न में आपको 3 से 4 प्रश्न मिले होंगे, और इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न का है, सच संख्या। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई, तो बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी कब लागू की, 2017, 16, 15 या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 2017 में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी जो है वो लागू की गई, कब, वर्ष 2017 में लागू की गई। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न कहें 38 नंबर संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या 2 या 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा साथियों ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक। 38 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है आपका कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। तो इसको आप जानते हैं कि ये जो है स्टार्टिंग इसका आप उत्तर प्रदेश, देखें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस सब में होते हुए हल्दिया से इलाहाबाद वाला जो आप जानते हैं कौन सा, हल्दिया, ठीक है। हल्दिया से इलाहाबाद तक, ठीक है। इलाहाबाद तक का ये रूट है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, तो आपका इसमें आ जाएगा यूपी आएगा, ठीक है। यूपी के साथ साथ बिहार आता है, यूपी, बिहार, उसके बाद से झारखंड आ जाएगा, जीएस लिख दिए झारखंड, और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, आपका 4 राज्य आएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से, यानी हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक ये रहेगा। उसके साथ तीर्थ आपका राइट आंसर हो गया। 2 ऑप्शन और आपको बता देते हैं क्लियर, जैसे ये आप देखिए ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो है आपका धुबरी से सदिया तक, कहाँ तक, धुबरी से, है ना, धुबरी से सदिया तक जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, कौन से नदी पर, ब्रह्मपुत्र पर। राष्ट्रीय जलमार्ग आपका एक जो है ये किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, ठीक है, गंगा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है आपका ब्रह्मपुत्र पर है, धुबरी से सदिया तक। बात करेंगे जो तीसरा है, तीसरों को भी जान लीजिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, ये कहाँ से कहाँ है, तो ये जो है पश्चिमी तट पे कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कहाँ से, कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। ये एक आपका कहाँ पड़ेगा, केरल, वेस्टर्न साइड में आपका ये पड़ेगा, केरल में, कहाँ पे, केरल में आपका पड़ेगा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सारा आपको क्या रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों कि हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी, पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका, तो देख जानेंगे हाजीपुर में। कहाँ पे, हाजीपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात करेंगे अन्य जो रेलवे हैं, जैसे पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें अगर हम साथियों, तो पूर्वोत्तर रेलवे का अगर आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, ये आपका गोरखपुर में। कहाँ पर है, गोरखपुर में, इसको जानिए। पूर्वी रेलवे की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में, ये भी ध्यान रखिएगा। और पूर्व मध्य रेलवे आपको बताई दिए ये कहाँ पर आपका, हाजीपुर में। तो इस तरीके से देखेंगे आप, आपसे पूछा गया एक प्रश्न, उसके साथ साथ जो एडिशनल आपके यहाँ पे ऑप्शन है उन सब की जानकारी लेते हुए आप अपने प्रश्नों को सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है 40 नंबर।
नबीनगर शक्ति संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सीधे सीधे एक्चुअल प्रश्न है। ऑप्शन है भागलपुर, औरंगाबाद, कटिहार। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों प्रश्न का 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। ठीक है, जो नवी नगर पावर जनरेशन है या फिर शक्ति संयंत्र कह लें बिहार में, ये औरंगाबाद में स्थित है। क्या पे औरंगाबाद में ये स्थित है, और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये जो है एनटीपीसी आपकी से रेगुलेटेड है, किससे? एनटीपीसी के द्वारा रेगुलेटेड है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला प्रश्न है कितना हो गया आपका 41 नंबर ये प्रश्न है। थोड़ा सा यहाँ पे PDF कट गया है, ध्यान दीजिएगा। इससे पूछा है कि मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ बिहार के किस जिले में जो है मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है मेगा पावर प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन है भोजपुर, किशनगंज या बांका। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन सी, बांका में जो है मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है बिहार के इसमें स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता जो है आप बता दें आपको 4000 मेगावाट है। कितनी? 4000 मेगावाट है। ये प्रश्न था, इसको आपको ध्यान रखना है। और साथियों जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि इससे जो टेस्ट सीरीज है इसमें हम आपको सिर्फ जो है स्टैटिक पोर्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? स्टैटिक पोर्शन कराएंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो कराएंगे। करंट अफेयर के लिए हम आपको अलग से कराएंगे। तो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे उन क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन को स्किप करेंगे और उसके साथ साथ सिर्फ हम स्टैटिक पोर्शन को ध्यान में देंगे। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ पे स्टैटिक के थे, उसको छोड़ दिए। आगे 44 नंबर प्रश्न पे आगे दिखेगा। इसको कह रहा है बिहार को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया है? प्रश्न क्या 44 वर्ष 2018 में, 17 में या 15 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, 44 का ऑप्शन सी। ठीक है, 2015 में जो है बिहार को नवजात टिटनेस मुक्त राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कब? 2015 में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है, जिसे स्मार्ट सिटी के लिए चयनित नहीं हुआ तो उसको स्किप कीजिए। करंट अफेयर का हम आपको करंट अफेयर वाली क्लास में अलग से कराएंगे। इसमें करंट अफेयर आपको बिहार स्पेशल अलग से और जो नेशनल इंटरनेशनल है वो आपको अलग से करा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ आप स्टैटिक पोर्शन को देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की राज व्यवस्था पर प्रकाश डालती इसमें कौन सी बुक है जो बिहार की राज व्यवस्था पर आपको प्रकाश डालेगी, उसके बारे में बताएगी। तो किताब का नाम देखिए, तुजुके बाबरी, तुजुके जहांगीरी, है ना, आलमगीरनामा या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ये तुजुके बाबरी। ठीक है, तुजुके बाबरी जो है ये नुहानियों के पतन और बिहार की राजस्व प्रणाली पर बात करता है। किसके? बिहार के राजस्व प्रणाली और नुहानियों के पतन के बारे में बात करता है। बुक कौन सा है? तुजुके बाबरी। ठीक है, तुजुके बाबरी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। 37 नंबर का कर्नाट राजवंश जो है बिहार के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो मगध, मिथिला, अंग, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कर्नाट राजवंश जो है बिहार में वो है मिथिला रीजन पर। कहाँ पर? 47 का राइट आंसर होगा आपका बी, मिथिला क्षेत्र जो है यहाँ पर ये शासन किया। और इसको बता दें, इसकी जो कर्नाट राजवंश साथी हो, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी स्थापना जो है 1097 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा? नान्यदेव के द्वारा। नान्यदेव के द्वारा। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये नाम याद रखिएगा। क्यों मैं बताता चल रहा हूँ, एक के साथ साथ जो आपके कई सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं, पॉइंट आपको तैयार रहें। तो ऐसे 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1097 में इसी में इसकी स्थापना होती है, नान्यदेव के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और एक स्वतंत्र राजवंश था। क्या था? स्वतंत्र था। और इस किस क्षेत्र पर शासन किया? बिहार के मिथिला पर। किसमें? मिथिला पर इसने शासन किया। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 नंबर कह रहा है। 48 नंबर कि जब बख्तियार खिलजी जो है देवकोट में बीमार था तो उसके एक लेफ्टिनेंट ने उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर को बिहार शरीफ में दफनाया गया। कहाँ पर? ठीक, इस बेसिकली इसमें दोनों फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा अली मर्दान खिलजी और इमादपुर में। तो मतलब इसको ऐसे सेट कीजिए कि उसका एक लेफ्टिनेंट कौन था? अली मर्दान। कौन था? इसका एक जो लेफ्टिनेंट था कौन था? अली मर्दान करके खिलजी। इसने क्या किया? इसकी हत्या की बख्तियार खिलजी की, और इसको दफनाया कहाँ गया? तो बिहार शरीफ के इमादपुर में। कहाँ पे? इमादपुर मोहल्ले में इसको दफनाया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आप इसके बारे में जानते ही हैं, हम बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा डिस्ट्रॉय किया, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है इल्तुतमिश ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मलिक खुशामुद्दीन को, मलिक मुल्ला शारिफ को, मलिक अलाउद्दीन जानी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 40 जो है 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक अलाउद्दीन जानी को। ठीक है, मलिक अलाउद्दीन जानी को जो जब 1225 ईस्वी में बता दें आपको, 1225 ईस्वी में जब इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश बिहार की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो इस पर अधिकार करता है। और यहाँ पर जो है इसने
किसको क्या कहते हैं बनाया, नियुक्त किया, तो मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है, मलिक अलाउद्दीन जानी को, ऑप्शन सी राइट आंसर, इसको क्या करता है, गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों अगला प्रश्न 50 नंबर। जब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा तो बिहार के किस गवर्नर ने 63 हाथियों का उपहार उसको दिया था? तातार खान, बोगरा खान, नरसिंह देव, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तातार खान। ठीक है, जब ये क्या कहते हैं गयासुद्दीन बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो तातार खान ने अपनी संप्रभुता को उसने वो किया। ठीक है, वो अपना वो नहीं किया, क्या कहते हैं, संप्रभु नहीं बना, और इसे इसको क्या भेजा, 63 हाथियों को क्या किया, भेंट स्वरूप भेजा इसको। ठीक है, और उसके साथ साथ बताएं कि जब वहाँ पे तातार खान की मृत्यु हो जाती है, इसको बना देता वहाँ पे गवर्नर। उसकी मृत्यु के बाद जो है बलबन ने वहाँ पे नियुक्त करता है एक तुगरिल खान को। किसको? तुगरिल खान को, नाम याद रखिएगा, तुगरिल खान को इसकी मृत्यु के बाद जो है वहाँ का गवर्नर बंगाल का नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और यहाँ तक साथियों आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 50 क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक था आपका कंप्लीट जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। और कुछ जो हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में बता देंगे। जैसे ये PYQ का कंप्लीट एनालिसिस है, इसमें लगभग UP से सारे और बिहार पीछे सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में तैयार किया गया है इसे। यहाँ से आपके प्लेस में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। जो साथी नए हैं जाएँ चैनल पर जाएँ, वहाँ पर आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सीधे सीधे इस प्रश्न को पूरे कंप्लीट कीजिए। और उसके साथ जो अन्य क्लासेज है, जैसे देखिए PCS के लिए आपके है ना इंपॉर्टेंट सारी योजनाओं के लिए आपकी क्लासेज अवेलेबल है। और उसके बाद देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके करंट क्विज की, जो बिहार PCS और ROR सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इस क्लास को देखिए। और संविधान संशोधन की भी क्लास आई है, आप सभी की डिमांड पे क्लास की बहुत डिमांड थी कि यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों, वहाँ से आपके लिए ये जो एग्ज़ाम में प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं, वहाँ के लिए आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड कराया जाए, जो आपके BPSC के लिए हेल्पफुल होगा। तो साथियों, ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।